हाँ बच्चों, आज हम किस चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसको बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए क्या हो, फाइनेंशियल एसेट, और दूसरी पार्टी के लिए क्या हो, फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी। तो एक पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरी के लिए या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी या इक्विटी। तो अब इसमें क्या क्या वर्ड यूज हो गया? फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इक्विटी। तो सबसे पहले क्या समझते हैं, फाइनेंशियल एसेट क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट का क्या है? कैश, equity instrument of another entity, contractual right to receive cash, contractual right to receive another financial asset। मेरे पास जो भी कैश पड़ी है, कैश का मतलब रुपए से नहीं होता, नगद से होता है। रुपीज, डॉलर, येन जो भी पड़ा है वो सब क्या है? फाइनेंशियल एसेट। दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर मेरे पास पड़ा है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को एक बार क्या मान लो? इक्विटी शेयर। जैसे रिलायंस के पास टाटा का इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है? जो रेजिडियल इंटरेस्ट दिलाता है। रेजिडियल इंटरेस्ट का मतलब, अगर मैं रिलायंस हूँ, मेरे पास टाटा का शेयर पड़ा हुआ है, तो क्या होगा? टाटा कंपनी बंद हो जाएगी तो पहले क्या होगा? सारे आउटसाइडर्स को मिलेगा, जो बच जाएगा वो किस में बढ़ता है? हम में। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। तो रिलायंस के पास अगर टाटा का शेयर पड़ा हुआ है तो वो क्या है? फाइनेंशियल एसेट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। डेटर्स का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। बीआर के कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। डिवेंचर्स एज एन एसेट। डिवेंचर्स ऑफ अनदर कंपनी हेल्ड एज एन एसेट। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। एफडीआर क्या है? एसेट। स्टाफ लोन क्या है? एसेट। उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट। दूसरी कंपनी का क्या करना? कोई और फाइनेंशियल एसेट खरीदने का राइट। जैसे मेरे पास कन्वर्टिबल डिवेंचर्स है, तो ये इसका मुझे क्या मिलेगा? कन्वर्टिबल डिबेंचर आगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो मुझे इससे क्या नहीं मिलने वाला? कैश नहीं मिलने वाली। ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश नहीं है, क्योंकि इससे बाद में मुझे क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर। बट अनदर फाइनेंशियल एसेट मिलेगी, क्योंकि इक्विटी शेयर भी तो क्या है? फाइनेंशियल एसेट है। और अगला क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज अनदर फाइनेंशियल एसेट और लाइबिलिटी एज पोटेंशियली फेवरेबल टर्म्स। ये किस में बात करेंगे? ऑप्शंस के साथ, जब ऑप्शन की अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है, एक बार इसको छोड़ दो, एक बार क्या क्या समझ लो सिर्फ। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आएगा? कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, दो कैश याद रख लेना। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल राइट दो हो गए टू अनदर फाइनेंशियल एसेट। तो कैश, दूसरी कंपनी का इक्विटी शेयर, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव अनदर फाइनेंशियल एसेट। ये वाला पार्ट अलग से करूंगा, किसके साथ? ऑप्शन के साथ। अब फटाफट से आओ, क्या गोल्ड फाइनेंशियल एसेट है? नहीं। क्यों नहीं है? ना कैश है, ना इक्विटी शेयर है, ना कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, ना अनदर फाइनेंशियल एसेट। गोल्ड बॉन्ड, यस। उसके रेट बढ़ेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। एडवांसेस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस दिया है तो वो बदले में क्या देगा? गुड्स, या मतलब गुड्स ही देगा। तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है या गुड्स है? एडवांस टू स्टाफ दिया है, तो स्टाफ को कोई लोन दे दिया तो वो वापस क्या देगा? कैश। तो वो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। पीपी, टेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्रीज, ये सब क्या है? कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है। ये कैश फ्लो जनरेट करवाएगी, ये लैपटॉप, एसी, ये सब क्या कराएंगे? फीस जनरेट करवाएंगे, तो कैश जनरेट करवाएंगे, बट क्या नहीं है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं है मेरा कि क्या कैश मिलेगा। बच्चे आए तो आए, नहीं तो नहीं आए। तो पीपी, इंटेंजिबल इन्वेंटरीज, फिजिकल एसेट कभी भी क्या नहीं होती? फाइनेंशियल एसेट नहीं होती। टीडीएस रिसीवेबल, मेरे को सरकार से रुपए मिलेंगे। राइट टू रिसीव कैश है, बट कॉन्ट्रेक्चुअल है या स्टैट्यूटरी राइट है? ये तो लीगल राइट है। लॉ में आपको बोला हुआ है कि आपका टीडीएस ज्यादा कट गया तो आपको वापस मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था मेरा और गवर्नमेंट का। तो टैक्स पेबल हो तो भी वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं आएगा। और टैक्स रिसीवेबल हो तो भी वो क्या है? फाइनेंशियल, वो क्या, लीगल राइट है, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल राइट नहीं। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब दोनों पार्टी के बीच में कोई क्या हुआ? एग्रीमेंट। किसी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है तो लास्ट में वो मुझे वापस मिलेगा, और वो मेरा और उसका कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था। आरओयू क्या है? फाइनेंशियल एसेट नहीं है। आरओयू किसके बाद में समझ में आ जाएगा तुम्हें? लीज के बाद में। ठीक है, लीज रिसीवेबल आपको समझ में आएगा किसके बाद में? लीज में। नेट इन्वेस्टमेंट होता है फाइनेंस लीज में। किसकी बुक में? लेसर की बुक में क्या होता है? नेट इन्वेस्टमेंट एसेट रिकॉर्ड होता है, तो वो क्या है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। अब इसके स्कोप से एक्सक्लूडेड है वो, लेकिन फाइनेंशियल एसेट तो है वो वहां से डील करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट्स, जेवी, अंदर किसी भी दूसरी कंपनी के शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया होगा, चाहे वो आपकी सब्सिडरी है, चाहे एसोसिएट है, चाहे जेवी है, चाहे कोई दूसरा है, रिलायंस का, टाटा में है, तो क्या वो फाइनेंशियल एसेट। लेकिन इन चीजों को किसमें डील करते हैं? कंसोलिडेशन वाले स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल एसेट तो है, लेकिन ये भी स्कोप से एक्सक्लूडेड है। परपेचुअल डेट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश तो है। परपेचुअल का मतलब इंटरेस्ट तो आता ही रहेगा, तो वो तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है। प्रिंसिपल रिडीम नहीं होगा। बैंक बैलेंस,
कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, बैंक से रुपए लेने, तो ये क्या है, फाइनेंशियल एसेट। अब फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, उसका उल्टा बनाओ, कैश का उल्टा कुछ होगा नहीं, तो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, उसके बाद में कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर अनदर फाइनेंशियल एसेट, ये सब क्या है, बाद में करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव्स के साथ। फाइनेंशियल लायबिलिटी में कौन आ गए, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। लोन टेकन क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो क्या है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल गारंटी का क्वेश्चन करेंगे, या आपने किसी की गारंटी दी है तो क्या है, वो कॉन्टिजेंट है लेकिन है क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। ए लिमिटेड ने लोन दिया, गारंटी उसकी होल्डिंग कंपनी बी लिमिटेड ने दे दी, तो बी लिमिटेड को कब रुपए देने पड़ेंगे, जब ए लिमिटेड डिफॉल्ट करे, तो वो कॉन्टिजेंट है लेकिन है क्या, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश। तो फाइनेंशियल गारंटीज, अब कौन सी गारंटी की बात कर रहे हैं हम, मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, उसकी गारंटी दी, तो आप वापस लेकर आ गए तो मुझे क्या देना पड़ेगा, उसे मतलब ठीक करके देना पड़ेगा या क्लेम देनी पड़ेगी, तो वो उसकी बात नहीं कर रहे, वो किस में आएंगे, इंडिया 37 में। फाइनेंशियल गारंटी मतलब किसने लोन लिया है उसकी गारंटी आपने दी है, वो किस में आएगा, 109 में। ये ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश किसके बारे में, इसके बारे में, इसको हम अभी क्या करते हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है। अब हम क्या स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग किसकी, फाइनेंशियल एसेट की। इसमें सबसे पहले क्या है, डेरिवेटिव, उसको एक बार छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, करेंगे पक्का, लेकिन वो क्या है, ऑप्शन वाली बात छोड़ते जा रहे हैं हम, ऑप्शन के साथ करेंगे। उसके बाद में क्या है, अकाउंटिंग फॉर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही आसान है। इसके अलावा बाकियों की करते हैं, अनदर फाइनेंशियल एसेट की। तो किसकी किसकी अकाउंटिंग नहीं डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट की और इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी। किसकी किसकी नहीं डिस्कस कर रहे, डेरिवेटिव और इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी। तो बाकी फाइनेंशियल एसेट्स जो इसमें आ गई उसके एग्जांपल दो, एफडीआर, ना ये इक्विटी शेयर है और ना ही डेरिवेटिव फाइनेंशियल एसेट, उसकी अकाउंटिंग होगी। किसी दूसरी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हुए तो कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है, वो इसमें आ गए। गोल्ड बॉन्ड्स इसमें आ गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें आ गए, डेटर्स इसमें आ गए, और स्टाफ लोन इसमें आ गए। तो इन सब की अकाउंटिंग हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट की कौन सी एसेट्स की अकाउंटिंग अलग है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी और डेरिवेटिव्स। अब हम किसकी एंटिटी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बोलो, बाकी फाइनेंशियल एसेट की। तो उनकी अकाउंटिंग चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट। कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट क्या होता है, कि क्या इसमें वापस मुझे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही मिलेगा, यस तो आगे बढ़ना है, नहीं तो इस पर कौन सी अकाउंटिंग लगानी है, FVTPL। यस तो क्या करना है, कुछ और चेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या लगानी है, FVTPL। पक्का। तो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट पास हो जाए, वो कब पास होगा, जब मुझे जो मेरे पास फाइनेंशियल एसेट है उससे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जैसे मेरे पास किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीदे हुए हैं तो मुझे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। मुझे मेरे पास किसी कंपनी का क्या है, सॉरी, मेरे पास FDR है तो क्या मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। स्टाफ को लोन दिया हुआ है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, तब आगे देखना पड़ेगा, ठीक। अगर क्या है, ये पूरा नहीं होता तब क्या होता है, FVTPL। जैसे मेरे पास गोल्ड बॉन्ड है तो मुझे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जरूर मिल जाएगा लेकिन प्रिंसिपल का एश्योरेंस नहीं है। 1 लाख का खरीदा है तो गोल्ड के रेट डाउन हो गए तो क्या होगा, वो 1 लाख भी नहीं मिलेगा, ज्यादा हो गया तो बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की गारंटी नहीं है। इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटिटी वैसे ही इसमें पूरे नहीं होते, क्यों नहीं होते, क्योंकि उसमें क्या नहीं मिलता, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं मिलता। हालांकि वो तो इसमें हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, उसके तो अकाउंटिंग हम क्या करेंगे अलग से। अब अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलेगा तब आपका पर्पस देखना पड़ेगा, क्या एंटिटी विल कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ओनली। एक डिबेंचर है मेरे पास, उससे क्या मिलेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। क्या मैं उसको कब करूंगा, मैं भी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। पहले तो मुझे किसकी करेक्टरिस्टिक चेक करनी है, CCFT किससे पता लगता है, इंस्ट्रूमेंट की करेक्टरिस्टिक, कि इंस्ट्रूमेंट से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही मिलेगा। यस अब आपका इंटेंशन देखना है, क्या आप भी वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही लास्ट तक कलेक्ट करोगे, यस तो क्या लगाओगे, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। अगर आप क्या है, कुछ समय तक तो कैश फ्लो कलेक्ट करोगे लेकिन आगे सेल कर दोगे, जैसे डिबेंचर्स की लाइफ कितनी है, 10 साल, और मेरे को 5 साल तक तो क्या करना है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, उसके बाद में मेरा कोई बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसके लिए ये खरीदे, तो मैं थोड़े समय के बाद उसको बेच दूंगा, तो तब क्या लगाऊंगा, FVOCI। कैसे लगेगी ये बात की बात है, अभी थियोरेटिकल बात कर।
अमोर्टाइज कॉस्ट लगाना है, अदरवाइज क्या लगाना है, एफवी ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। और बाकी केस है तो एफवीटीपीएल। मैंने डिवेंचर खरीदे हैं लेकिन शॉर्ट टर्म क्या करना है, प्रॉफिट बुक करना है। जैसे मार्केट में इंटरेस्ट की रेट क्या होती है, जैसे मेरे पास एक डिवेंचर है और मुझे क्या लग रहा है, देखो डिवेंचर की इंटरेस्ट की रेट, मतलब डिवेंचर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है, इंटरेस्ट रेट से। अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है तो क्या होगा, मेरे पास 10% वाला डिवेंचर है और मार्केट की इंटरेस्ट रेट क्या हो जाती है, कम, तो ये महंगा हो जाता है। क्यों, क्योंकि दूसरे लोगों को क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है, 8% ही मिल रहा है, और तुम मेरे पास खरीदने आए तो मैं इसका 10% दिलाएगा, ये मुझे भी पता है, तो मैं तुम्हें इसके इसके रुपए क्या करूंगा, ज़्यादा चार्ज। तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगी, कम, तो एक डिवेंचर खरीद लेता हूँ और बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो ये महंगा हो जाएगा तो बेच दूंगा। तो मेरा पर्पज़ ये है, मेरा कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो कलेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है, ट्रेडिंग पर्पज़ है। तो क्या होगा, एफ बी टी पी एल। अब इन तीनों अकाउंटिंग को लगाते कैसे हैं, ठीक है। अभी आप कौन सा देखो, सिर्फ एक ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है। क्या है ये मैं बोलूंगा, ऐसे समझ नहीं आएगा तो। 1 लाख रुपए का मैंने क्या खरीदा, कोई डिवेंचर खरीदा, उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी लगी, 2,000 ब्रोकरेज वगैरह, और इंटरेस्ट कितना दिलाएगा वो, 10%। और मार्केट में कितने का खरीदा मैंने, 1,01,000 का। बाजार में कितने का चल रहा है वो, 1,01,000 का। उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 लाख। मैंने मार्केट से कितने में खरीदा, 1,01,000, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी है, 2,000, और इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। पक्का। अब इसी पे हम तीनों अकाउंटिंग सीखेंगे। तीनों अकाउंटिंग क्या, अमोर्टाइज कॉस्ट, एफवी ओसीआई और एफवी पीएल, ठीक है। एफवी टीपीएल मतलब फेयर वैल्यू थ्रू पीएल। पहले बताओ अमोर्टाइज कॉस्ट कब लगाऊंगा, जब मुझे इससे लास्ट में क्या लेने, मतलब सारे प्रिंसिपल लेते रहने, और लास्ट में अगर रिडम्पशन पर कंपनी ने बोला हुआ है कि हम रिडम्पशन पर प्रीमियम पर करेंगे और कितने रुपए देंगे, 1,02,000, तो मुझे यही लेना है। मैं बीच में कभी भी नहीं बेचने वाला। तब क्या है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। मान लो ये 10 साल का है, मैंने समझाने के लिए 4 लिए, मैं मान लो 10 साल का है और 4-5 साल के बाद बेचूंगा, क्योंकि उस समय तक मुझे बिल्डिंग के लिए फंड इकट्ठा करना है, 5 साल बाद इसको बेचूंगा। तो फिर कौन से लगाऊंगा, एफ वी ओ सी आई। और मुझे वापस जल्दी ही बेच दूंगा तो क्या है, एफ वी टी पी ए, ठीक है। तो ये कम ही आएगा, एमसीक्यू में आने के चांसेस है। जो अभी तक की डिस्कशन है, अब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 10-10-10, ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो निकालो। 10-10-10 मिलेंगे आपको, और लास्ट ईयर में 10 + 1,02,000 मिलेंगे। पक्का। इसकी पीवी किस रेट से आपके इनिशियल खर्चे के बराबर हो जाएगी, कितना लगा आपका इनिशियली, 1,01,000, तो इंस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू है और 2,000 क्या ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो आपके लगे कितने, 1,03,000, और आएंगे कितने, इतने। तो इसकी क्या निकाल लो, ई आई आर निकालनी आपको आती है, ऊपर देख लेना, शीट आपके पास है 9.52। इंटरमीडिएट से IRR निकालते आ रहे हो, उसी को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, EIR, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। फॉर्मूला क्या होता है, दो रेट पर पीवी ले लो, एक लोअर रेट की पीवी और एक हायर रेट पर। फॉर्मूला क्या होगा, लोअर रेट की पीवी ऊपर डिफरेंस ऑफ रेट डिवाइड में डिफरेंस ऑफ पीवी, लोअर रेट वैल्यू माइनस इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट मतलब 1,03,000। मुझे ये देखना है कि जो मेरे को वापस आएगा और जो मेरा अभी लगा वो किस रेट से इक्वेट हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, EIR। अब अमोर्टाइज कॉस्ट में कब लगाना है, जब एंटिटी क्या करेगी, लास्ट तक इसको रखेगी। तो आपके शुरू में कितने लगे, 1,01,000 + 2,000 क्या लगे, कैश ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ये तो क्या है, फेयर वैल्यू लगी, और दूसरा क्या है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट। अब आप ये मान लो 1,03,000 लगे, अब 1,03,000 पर क्या लगाओगे, इंटरेस्ट 9816। 1,03,000 पर क्या लगाओगे, इंटरेस्ट कितना आ गया, 9816। किस रेट से, EIR वाली रेट से, ठीक है। बाय कैश कितना आएगा, 10,000। यहाँ कौन से आएंगे, जो स्टेटेड इंटरेस्ट है। ये ऐसे बोलने को कंपनी क्या बोल रही है कि हम 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन हमारे क्या लग रहा है, 10% इफेक्टिव रेट आ ही नहीं रही, क्योंकि हमारे को 1 लाख लगे और वापस 10-10 हज़ार आए, तो क्या होगा, 10% रेट बैठे। हमारे तो कितने लगे, 1 लाख की बजाय 1,01,000 बैठ लग गए, और इंटरेस्ट किसका आ रहा है, 1 लाख का। तो एक तो इस वजह से कम हो गया, और एक क्या हो गया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी लगी 2,000, और थोड़ी इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट तो कम आएगी ना मेरी। भाई आप मुझसे 1 लाख रुपए लो और वापस 1 लाख का इंटरेस्ट दो, तब क्या है, 10% रेट है।
आप मुझसे ले कितना रहे हो, 1,01,000 प्लस ब्रोकरेज और भी लग रही है मेरी, तो मेरी ये यार क्या आ रही है, कम। और इधर थोड़े से ज्यादा आ रहे हैं तो ये यार वापस ज्यादा होगी। 1 लाख के वापस आ भी कितने रहे। तो ऐसे मत देखो ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, सीधा क्या देखो, जो वापस आएगा और जो लगा वो किस रेट से क्या है। तो ये इंस्ट्रूमेंट मुझे इफेक्टिवली इतना दिला रहे, तो आप क्या मान लो, 1,03,000। अब इधर बाय कैश क्या आएंगे, फेस वैल्यू के वाले इंटरेस्ट। इधर बाय कैश में क्या आएगा, फेस वाली वैल्यू इंटरेस्ट। और इधर इंटरेस्ट किस पर लगेगा, बच्चों इंटरेस्ट किस पर लगाओगे, 1,03,000 पर। यह यार क्या आई थी, 9.52। इधर कितनी कर दी इसने, 9.53। एक सेम रेट आएगी, ठीक है, 3 ले लेना, ठीक, 3 है ये। तो 9,816 किस पर, 1,03,000 पर। बाय कैश बच गया ये, इस पर वापस किस रेट से इंटरेस्ट लग गया, 9.53। और बाय कैश 10,000। तो यहाँ कौन सा आएगा, जो कॉन्ट्रैक्ट में स्टेटेड इंटरेस्ट है। और इधर कौन सा आएगा, हमारे हिसाब से इंटरेस्ट की इनकम। तो इंटरेस्ट की इनकम ये बुक होगी, पक्का। ऐसे आता रहेगा लास्ट तक, और लास्ट में कितना आएगा, 1,10,000 तो वो आएगा, और रिडम्पशन अमाउंट कितनी थी, 1,02,000। ये बराबर हो जाना चाहिए। कुछ आपके फर्क आएगा 150 का, वो किसकी वजह से आएगा, राउंड ऑफ की वजह। तो ये वाला चेक करके डिफरेंस डाल दें। ऐसे नहीं है कि सीधा बैलेंसिंग फिगर में डाल दिया। कल को डिफरेंस 800 आ रहा है लाख रुपए के सवाल में, तो इसका मतलब क्या, आपने कुछ गड़बड़ की है, पक्का। और ये यार की टेंशन मत लो, ये यार आपको या तो क्वेश्चन देगा या क्या देगा, पीवी फैक्टर देगा 2 रेट्स पे। क्यों, क्योंकि नहीं तो हर बच्चे का आंसर क्या आ जाएगा, अलग अलग, ठीक है। दूसरा कौन सा करना है, एफ बी ओ सी आई। इसका कोई भी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल में नहीं है। ये कब है, जब एंटिटी कैश फ्लो भी कलेक्ट करेगी और सेल भी करेगी। तो आपको पहले तो 1,03,000 पे करना है। कितने पर करना है, 1,03,000। फिर इंटरेस्ट लगा दिया वही वाला। अब इधर आ गया कैश, और इधर इसकी क्या लिखनी है, फेयर वैल्यू। पिछले कोर्स में हमने इधर कोई फेयर वैल्यू से मतलब नहीं था, इधर किसी तरह की फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं था। जब हमने बेचना ही नहीं है तो हम फेयर वैल्यू क्यों देखें, बोलो, जब बेचना ही नहीं है हमें तो लास्ट तक रखना है, तो फेयर वैल्यू से कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू, ये एज्यूम फेयर वैल्यू है, क्वेश्चन देगा तुम्हें। तो अब जो गेन आ गया वो कहाँ चला जाएगा, ओसीआई में, पी एंड एल के नीचे वाले पार्ट में, और बैलेंस शीट में एक्यूमुलेट होता रहेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। पी एंड एल में नहीं जाएगा ये, ठीक है, एफ वी ओ सी आई में। अगले साल ये आ गया, ये इंटरेस्ट किसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर नहीं आएगा। ये इंटरेस्ट किससे आएगा, इसी रेट से। तो ये चार्ट आपको पहले से बना के रखना पड़ेगा, भले ये एफवीओसी अकाउंटिंग आ जाए तो भी आप क्या बना दो, टेबल कि ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस, फिर सॉरी, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट 10,000 माइनस हो गया, फिर क्लोजिंग बैलेंस, फिर ये। तो इंटरेस्ट की अमाउंट तुम्हें पहले से निकालनी पड़ेगी। मैं तो ऊपर से उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले किससे किया हुआ है, बोलो, अमाउंटाइज कॉस्ट से किया हुआ है। ओसीआई आएगा तो फिर पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट के लिए पहले से क्या बनानी पड़ेगी, टेबल। और फिर फेयर वैल्यू लिख दो इधर, और कम ज़्यादा आ जाए तो ओसीआई में। ये बैलेंस ओसीआई में चलता रहेगा। ये बैलेंस कहाँ पड़ा रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। एक अलग कॉलम बन जाएगा, फेयर वैल्यू चेंज ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। और जब इसको क्या कर देंगे, बेच देंगे, तो ये वाला बैलेंस कहाँ भेज देंगे, पी एंड एल में। और पी एंड एल में भेजने को क्या बोलते हैं, रिक्लासिफाइबल है। कि वापस लास्ट में क्या हो जाएगा, पी एंड एल में। तो बहुत सारे ओसीआई के गेन कहाँ जाते हैं, सीधे इक्विटी में जाते हैं, फिर पी एंड एल में ना जाके सीधा रिटेन अर्निंग में यहीं के यहीं एडजस्ट होते हैं। उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिक्लासिफाइबल। और रिक्लासिफाइबल का मतलब कि इसको वापस कहाँ भेजेंगे, पी इंडल में, ठीक है। और पी इंडल के थ्रू प्रॉफिट बन के ये कहाँ पर आएगा, रिटेन अर्निंग। और जब इसको पी इंडल में ना भेज के डायरेक्टली कहाँ डाल दें, रिटेन अर्निंग में, तब इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिक्लासिफाइबल। तो डेट इंस्ट्रूमेंट का ये क्या होगा, रिक्लासिफाइबल है, पक्का। और एफ बी टी पी एल लगाना है तब क्या होगा, एफ बी टी पी एल लिखा हुआ था ऊपर, मत लिखो। एफ बी टी पी एल क्या है लगाना है तब क्या होता है, इनिशियली किस पर आएगा, फेयर वैल्यू पे। ट्रांजेक्शन कॉस्ट सीधी कहाँ जाएगी, पी एंडल में। ट्रांजेक्शन कॉस्ट सीधी कहाँ जाएगी, पी एंडल, ठीक। 2000 पहले मैं क्या कर रहा था, ओसीआई में मैंने दोनों में ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ओसीआई में भी और एसी में, कहाँ लिखी है, यहाँ लिखी है ना। तो इस ट्रांजेक्शन कॉस्ट का एक्सपेंस कैसे बुक हुआ,
EIR में एडजस्ट होके। जब आपने इसको यहाँ ट्रांजेक्शन कॉस्ट को यहाँ कंसीडर कर लिया, तो ये रुपए किस रेट से 1,01,000 बनेंगे या 1,03,000 बनेंगे? 1,03,000। तो जैसे आप 1,03,000 करते हो तो ये रेट क्या आ जाती है? थोड़ी कम। तो इंटरेस्ट की इनकम की का क्या होती है? थोड़ी थोड़ी कम बुक होती है, क्योंकि आपको पीवी क्या चाहिए? ये रुपए जिस रेट से भी 1,01,000 बनेंगे, अब आपको उसको क्या कराना है? ज्यादा बनाना है। तो क्या होगा? रेट क्या करनी पड़ती है? कम। तो आपकी इनकम की रेट क्या आ जाती है? कम। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की रेट में कम आ जाती है। तो 2,000 रुपये डायरेक्ट पीएनएल में नहीं जाके कैसे जाता है? बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इनकम जाता है। लेकिन एफबीटीपीएल में हाथों हाथ कहाँ जाएगा? पीएनएल में जाएगा। और जो कौन उसके हिसाब से, इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट आएंगे वही आएगा। कोई ईआईआर भी नहीं चाहिए। तो एफबीटीपीएल में क्या नहीं चाहिए? ईआईआर भी नहीं चाहिए। तो एफबीटीपीएल में ट्रांजेक्शन कॉस्ट डायरेक्ट पीएनएल में जाएगी, नो ईआईआर इज रिक्वायर्ड। जो इंटरेस्ट वो दे रहा है, जितना कैश फ्लो आ रहा है वही पीएनएल में जाएगा। ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे ला दो, डिफरेंस कहाँ चला जाएगा? पीएनएल में। अगले साल मान लो फेयर वैल्यू और चेंज होगी तो डिफरेंस कहाँ जाता रहेगा? पीएनएल। अब ये लास्ट तक क्यों नहीं करना? क्योंकि हमारा पर्पज ही नहीं था लास्ट तक रखने का, तो ये बीच में बिक जाएगा। ये तो बताने के लिए मैं 2 साल रखी। पक्का समझ गए? तो अब फटाफट से बताओ। इनिशियल रिकॉग्निशन हर एक केस में किस पर लाना है? फेयर वैल्यू पर। चाहे कोई सी भी अकाउंटिंग हो, अमोर्टाइज कॉस्ट हो, चाहे ओसीआई हो, चाहे क्या हो, पीएनएल। इनिशियली हर इंस्ट्रूमेंट किस पर आएगा? फेयर वैल्यू पे। क्योंकि ये मैंने मार्केट से खरीदा है 1,01,000 का, तो ये क्या थी? फेयर वैल्यू ही तो थी। इनिशियली तो हर बार ही किस पे आएगा? चाहे कोई सी भी अकाउंटिंग हो, फेयर वैल्यू। ईयर एंड पर एसी में किस पर नहीं आता? फेयर वैल्यू। ट्रांजेक्शन कॉस्ट का क्या होता है? अमोर्टाइज कॉस्ट में और ओसीआई में क्या होता है? इसकी कैरिंग अमाउंट में ऐड हो जाएगी और ईआईआर में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन पी एफवीपीएल में क्या होता है? पीएनएल में चली जाएगी। तो इनिशियली कोई भी फाइनेंशियल एसेट लाइबिलिटी हो, सब किस पर आता है? फेयर वैल्यू पे। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होता है? अमोर्टाइज कॉस्ट में। अमोर्टाइज कॉस्ट पर जो वैल्यू आ रही है उसी को क्या बोलते हैं हम? अमोर्टाइज कॉस्ट। और इसमें किस पर आता है? फेयर वैल्यू। डिफरेंस ओसीआई में जाएगा और इधर कहाँ जाएगा? पीएनएल में। और ये रिक्लासिफाइबल। ट्रांजेक्शन कॉस्ट फाइनेंशियल एसेट का पार्ट बनेगी और वो कैसे एक्सपेंस बुक होगी? बाय वे ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इनकम। और इसमें ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी? पीएनएल में। और बताओ, एक और बताओ, ईआईआर किस में चाहिए? इसमें चाहिए, इसमें चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। पक्का? अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इंस्टीट्यूट के। हाँ बच्चों, अब हम टीवाई के क्वेश्चन कर रहे हैं। एज पार्ट ऑफ स्टाफ वेलफेयर मेजर, वाई कंपनी ने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया अपने स्टाफ को क्या देने का? 5% रेट पर इंटरेस्ट देने का। अमाउंट लेंट आर रीपेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर प्रिंसिपल अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। और कितने रुपए दिए? 16 लैक्स। ये फाइनेंशियल एसेट है या नहीं है? क्यों है? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। ठीक है। और ये क्या दिलाएगा? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। ये ज्ञान बांटा हुआ है कि इसको 109 को यूज करके आप क्या करो? अकाउंटिंग करो। और डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में खुद ने दे रखी है ये। अब बताओ मुझे वापस क्या क्या आएगा? सबसे पहले ये बताओ मुझे, इस इंस्ट्रूमेंट की क्या निकालनी है? फेयर वैल्यू। दिए भले ही मैंने कितने? 16 लाख। मुझे इनिशियली किस पर निकालना है? फेयर वैल्यू। तो दिए कितने हैं मैंने? 16 लैक्स। बच्चों इनिशियली कोई भी एसेट किस पर लानी होती है? एक बार वीडियो रोका था मैंने, पता नहीं कहाँ रुका था। ठीक है, एक बार वापस सुन लो। इनिशियली कोई भी एसेट किस पर लानी होती है? फेयर वैल्यू पर। तो मैंने एक स्टाफ को दिए भले ही 16 लैक्स हो, लेकिन क्या है, वो मुझे वापस कितना देगा? 5% इंटरेस्ट। जबकि सही रेट कितनी थी? 10%। और वो मुझे प्रिंसिपल कितनी किस्तों में देगा? 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो मैं पहले इसकी क्या निकालता हूँ? फेयर वैल्यू। वो कैसे निकालूंगा? वो मुझे 16 लैक्स बाय 5 5 सालों में देगा। पहले साल इंटरेस्ट किसका देगा? 16 लैक्स का 5%। वो तो मुझे 5% ही दे रहा है। तो पहले मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे वापस क्या आएगा। पहले साल 320 प्लस 16 लैक्स का 5%, अगले साल 320। अब अगली बार का इंटरेस्ट वो कितने पर देगा? 16 लैक्स में से 320 तो उसने लास्ट ईयर ही रीपे कर दिए, तो वो कितने पर देगा? 16 लैक्स माइनस 320 का 5%। तो ये हर बार क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। 320 का 5% कम आता रहेगा ना। ये समझ गए इंटरेस्ट? पहला क्या है? 16 लाख का 5%, फिर 16 लाख माइनस 320 का 5%, फिर 2 बार 320 का 5% माइनस कर लोगे ना ये शोभा समझ गई तो कोई भी समझे। तो ये टोटल क्या आ गया? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो।
अब मैं किसी भी थर्ड पार्टी को क्या बोलूँ, कोई भी थर्ड पार्टी मुझे क्या बोले कि हम आपको वापस ये दे देंगे, तो उसको मार्केट किस रेट से देगा? 10% से। वो तो मेरा स्टाफ है इसलिए मैंने उसको कितने पर दिया? 5। वो तो मेरा नॉन है, अच्छा आदमी है, इसलिए 5 पे दिया। तो वो किसी और के पास जाता कि मैं आपको वापस ये दूंगा, तो लोग उसको 10% पे देते, तो लोग उसको कितने देते? 14,06,272 ही देते। तो ये इसकी क्या है? फेयर वैल्यू। तो इनिशियली कोई भी एसेट किस पर आएगी? फेयर वैल्यू पर। और कोई भी मतलब फाइनेंशियल एसेट। तो स्टाफ लोन मेरे लिए एसेट है, तो मैं कहूँगा कि स्टाफ बेटे तू मेरे को जिस तरह से वापस दे रहा है, तो एक तरह से उसकी फेयर वैल्यू तो यही है कि मैं तुझे इस रेट पर क्या करता, किसी और को देता तो वो तुझे 10% पे देता और वो तुझे इतने रुपए देता, बट मैंने तुम्हें कितने दिए? तो ये इस डिफरेंस की बात नहीं करता कहाँ जाएगा, वो कहता आप अपने आप से सोच लो आपने क्यों दिया है, क्योंकि वो मेरा स्टाफ है, मैंने उसको रोको रखने के लिए क्या दिया? सैलरी। और 5 साल रोकूंगा, इसलिए हाथों हाथ सैलरी डेबिट नहीं कर रहे। सस्ता क्यों दिया है आपने? सैलरी ज़्यादा दी है एक तरह से। और कोई आता आपको वापस इतने रुपए लौटाता ये वाले, तो आप क्या देते? यही देते। तो आप ये मानो कि ये तो आपने उसको लोन दिया है किस रेट से? मार्केट रेट से। और बाकी एक्स्ट्रा क्यों दे दिया? सैलरी दी है। अब सारा हाथों हाथ एक्सपेंस ऑफ क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये 5 साल की सैलरी, इसलिए 5 सालों में। तो इसके ऊपर ये 609 नहीं बोलता, वो आप अपने आप सोचो। पक्का? तो आपको पहले क्या करना है? आने वाले कैश फ्लोज निकालने हैं। फर्स्ट स्टेप आने वाले कैश फ्लो, सेकंड स्टेप उनकी पीवी। और क्या मानो कि लोन किस रेट से दिया गया है? मार्केट रेट से। कितने का? 14,06,272। अब स्टाफ लोन का अकाउंट कैसे आगे बढ़ेगा? स्टाफ लोन टू कैश कितने से हो गया? 14,06,272। हम अब ये मान रहे हैं कि ये लोन कितने से है? 10% रेट से फेयर वैल्यू पर है, तो अगला इंटरेस्ट कितना लग जाएगा? 140627। और कैश कितने का आएगा? ये वाला 4 लाख। यहाँ जो सीडी बच जाएगा वो मान लो ए है, तो अगली बार इंटरेस्ट किस पर लगेगा? ए का 10%। और कैश कितने का आएगा? 384। ऐसे करके खत्म हो जाएगा। तो इसने अमोटाइज कॉस्ट पूछी है हर साल की। तो अमोटाइज कॉस्ट किसको बोलते हैं हम? इस बैलेंस को, जो हमारा क्या रह जाता है क्लोजिंग एंड में। तो ये कभी भी क्या नहीं बनाता? अकाउंट फॉर्म में नहीं बनाता। ये कैसे चलता है? स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया? स्टाफ लोन टू कैश, फिर स्टाफ लोन टू इंटरेस्ट, और कैश टू स्टाफ लोन। ये बाय कैश आ गया। टू ओए टू कैश टू इंटरेस्ट बाय कैश बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी टू इंटरेस्ट बाय कैश बाय बैलेंस सीडी। समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? अमोटाइज कॉस्ट। और ये कह रहे हैं पहले साल की एंट्री भी कर दो, क्वेश्चन ने पूछा हुआ था। तो कर दोगे? जब लेजर बना लिया तो क्या कर लोगे? फर्स्ट ईयर की एंट्री भी कर ही लोगे। कर लोगे क्या? अब आप सेकंड पर। व्हील कंपनी लिमिटेड हैज अ पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज लोन टू इट्स एम्प्लॉइज फॉर द पर्पज ऑफ बाइंग एंड बिल्डिंग हाउसेस। स्टार लगा लो। एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कितने की दी हमने? 1 लाख की। इंटरेस्ट कितने है? पहले 4 लाख का तो 4%, और अगले 6 लाख का कितना है? 7%। स्टार्टिंग डेट ये है, 5 साल का लोन दिया है। प्रीपेमेंट का उसका पास ऑप्शन है, जब चाहे वो वापस दे दे। और 5 हम ओरिजिनल के हिसाब से कितने इंस्टॉलमेंट में लेंगे? 5 इंस्टॉलमेंट में। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 7%। जब जो रीपे करेगा ना वो, तो पहले कौन सा रीपे माना जाएगा? 7% वाला। 4 और 6 लाख है। अब मान लो उसने 3 लाख दे दिए पहले, तो 3 लाख कौन सा माना जाएगा? 7% वाला। ये इस लाइन में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट एक्रूड हर साल पे करने, और जब तक आप छोड़ोगे नहीं, जब तक लोन नहीं कर सकते। बाकियों को देते तो किस रेट से देते हैं? 12% से। अब ये इसने बना के दे दिया, ये ना भी देता तो हम क्या करते? खुद से निकालते। और ऐसे ने कुछ प्री पेमेंट कर दिया, तो इस लाइन की वजह से करा रहा हूँ, अदरवाइज तो पिछले के जैसे ही हो जाता। अब बताओ, सबसे पहले बताओ वो मुझे वापस क्या देगा? लोन कितने का दिया है? 10 लाख का। हर साल वो कितना देगा? 2-2 लाख। अब पहले साल इंटरेस्ट कितने पर देगा वो? 4 लाख का 4% और 6 लाख का 7%। अगले साल 2 लाख रिपे हो गए तो क्या देगा? 4 लाख का 4% और 6 में से 2 रिपे हो गए तो 4 का 7%। तो ये पहला इंटरेस्ट। पहले साल कितने का लोन है? 10 लाख का। 4 लाख का, सॉरी 4 लाख का 4% और 6 लाख का 7%। और 2 लाख ये लोन का देगा। तो पहले साल 2 लाख प्रिंसिपल, 10 लाख का इंटरेस्ट। तो पहले साल का कैश इनफ्लो कितने? ये वाला। अगले साल क्या देगा? 2 लाख। और अगली बार का इंटरेस्ट किस पर देगा? 4 लाख तो इंटेक्ट पड़ा है, लेकिन पहले वाला 6 लाख 2 लाख चुक गया था,
4 लाख तो इंटरेस्ट पड़ा है 4% वाला, और 6 में से कितना पे हो गया, 2, तो कितना रह गया 4 लैक्स का 7%। तो ये इनफ्लोज आएंगे मेरे, इनकी क्या निकालनी पड़ेगी, पीवी, वो मेरी स्टाफ लोन की क्या है, फेयर वैल्यू। तो बच्चों अब ये जो मेरे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो जिससे आने वाले हैं, इसकी क्या निकालनी पड़ेगी मुझे, पीवी। पहले साल मुझे देखो प्रिंसिपल हर साल 2-2 लाख आ ही रहा है। पहले साल 6 लैक्स का 7 और 4 लैक्स का 4। अगली बार 6 में से 2 चला गया तो 4 लैक्स का 7 और वो 4 लैक्स का 4, फिर 2 और चला गया तो 2 लैक्स का 7, और फिर इसमें से जाएगा। तो ये आप निकाल लोगे बड़े आराम से। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या आ गई, ये 843 878। अब मैं एंट्रीज क्या डालूंगा, स्टाफ लोन टू कैश इतना, बट रुपए मैंने उसको कितने दिए, 10 लैक्स, तो बाकी किस में चला जाएगा, प्रीपेड सैलरी टू कैश। अब इसके ऊपर मैंने इंटरेस्ट लगा दिया किस रेट से, 4 या 7, नहीं मार्केट वाली 12%। ठीक है, बाय कैश ये आ गया, फिर अगले साल बाय इंटरेस्ट कैश आ गया, ये आ गया दैट। ये कैश कौन से आ रहे हैं, 258 और 244, ये वाले। पहले साल 258, अगले साल 244। ठीक है, अब ये वैसे जो अब अपने अकाउंट में बना रहे हैं, ये कैसे बना रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म। ये वाला आया, इसके ऊपर क्या लगा दिया, इंटरेस्ट, स्टाफ लोन टू कैश, स्टाफ लोन टू इंटरेस्ट, पक्का। और फिर क्या आ गया, बाय कैश, तो इधर ये बैलेंस बच गया। तो 2 साल के बाद इसने पता है क्या किया, इसने प्रीपे कर दिया 2 लाख रुपए। देखो कैसे चल रहा था लोन, टोटल कितने लोन थे, 2 टाइप के, एक 4 और एक 6। पहले साल के एंड में 4 वाला एज इट इज पड़ा है, 6 वाला कितना कम हो गया, 2, तो कितना रह गया 4। अगले साल के एंड में 4 और कितना रह गया, 2। समझ रहे हो क्या, ये 6 लैक्स वाला जो है 7% वाला, वो कितना रह गया, 2। अब वो टोटल कितने रुपए और दे रहा है मुझे, इतने तो ओरिजिनली दे रहा है कि इसमें से 2 गए, इतने में से 2 गए, और इसके अलावा भी वो इस बार कितने रुपए एक्स्ट्रा और दे रहा है, 2 लाख रुपए। लेकिन मेरी बुक में ये लोन कितने पर खड़े ही नहीं है, ऐसे 6-2 पर पड़े ही नहीं है, मेरी बुक में तो कंबाइंड अकाउंटिंग चल रही, इतने का था, ये आ गया, ये इंटरेस्ट है 258 244, समझ रहे हो ना। तो अब मेरी बुक में तो ये इतना पड़ा है, और वो मुझे क्या कह रहे हैं, 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, तो कैश तो डेबिट कर दूं 2 लाख रुपए, क्रेडिट क्या करूं, मेरे पास तो ये लोन इतनी अमाउंट से खड़ा है ना। तो मुझे अब इस लोन की वापस से क्या निकालनी पड़ेगी, रिवाइज फेयर वैल्यू। रिवाइज फेयर वैल्यू कैसे आएगी, आगे आने वाले कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो की फेयर वैल्यू, पीवी को क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू। जैसे यहाँ निकाला था फेयर वैल्यू क्या थी, आगे आने वाले कैश फ्लोज की पीवी तो नहीं थी। तो अब बताओ यहाँ पर अब स्टाफ कितने देगा, अब आगे 4 वाला तो पूरा ही पड़ा है अब इसका, 6 में से इसने 2 यहाँ दे दिए, 2 यहाँ दे दिए, अब ये वाला 2 उसने हाथों हाथ दे दिया, ओरिजिनल लोन के हिसाब से ही 2 और 2 तो वो दे चुका है। अब वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2 और दे रहा है इसी दिन, तो फिर ये वाला 2 तो अब आगे आएगा ही नहीं। अब मुझे अगले साल क्या आएगा, 4 लाख में से 2 और 2, ये आएगा। और फिर जब वो तो ये बोलेगा कि मेरा 6 लैक्स वाला पूरा रीपे हो गया, तो वो आगे इंटरेस्ट किसके हिसाब से देगा, 4 लाख वाले का 4% के हिसाब से। तो अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, रिवाइज पीवी। वो कैसे निकलेगी, अब मेरे को आगे क्या आएगा, 2-2 लाख, और रेट ये आएगी। तो ये अब मेरे लोन की क्या रहनी चाहिए, रिवाइज फेयर वैल्यू। समझ रहे हो, पक्का, सही से बताओ। देखो ऐसे था, ओरिजिनली क्या आना था, 4 और 6, 2 इसका आ गया तो कितना रह गया, 4, फिर 2 इसका आ गया तो कितना रह गया, 2। और ये वाला 2 अब अगले साल आना था, लेकिन इसने ये 2 यहीं पे कर दिया, तो अब क्या रह गया, सिर्फ 4 वाला रह गया। तो अब इस लोन में आगे क्या आएगा, 2 लाख एक और 2 लाख एक प्लस 4 लाख के हिसाब से इंटरेस्ट। तो अब वो पीवी निकाल ली, वो कितनी आ गई बच्चों, 358। और लोन खड़ा कितने पर है मेरा, 525 को कितना करना है, 358, तो 166,928 लोन कटेगा। तो कैश टू लोन 166,928। तो बाकी कहाँ जाएगा, जब दिया था लोन तो रेजिडुअल किस में डाला था, प्रीपेड सैलरी में। तो अब वापस आ गया तो भी रेजिडुअल किस में जाएगा, प्रीपेड सैलरी में। निकालो डिफरेंस कितने का,
तो 330732 जो भी आ रहा है तो वो वापस किस में आएगा, प्रीपेड सैलरी में। 33073 एक बार सुनो, पहले लोन को कितने सालों तक ले जाओ तुम, जहां पर प्री पेमेंट हो रही है 2 साल के बाद, तो 2 साल बाद ले आओ। अब 2 साल के बाद लोन, अब ये तीसरा साल नहीं है, ये फर्स्ट ईयर था, ये सेकंड ईयर था, ये सेकंड ईयर के एंड में प्री पेमेंट के लिए एक बार कैरिंग अमाउंट निकाले। अब वो दे रहे 2 लाख वापस, तो वो तो अपने किसके हिसाब से दे रहे, 4/6 के हिसाब से, बट हमारी अकाउंटिंग में तो 4 से चलेंगे। तो लोन की वापस से क्या निकाला, फेयर वैल्यू। बुक कितनी आएगी, इतनी कम आएगी। मतलब लोन पड़ा है बुक में इतने का, करना कितने का है, इतने का, तो कितना कम करना पड़ेगा, इतना। तो पुरानी कैरिंग अमाउंट और रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या है, अब रिवाइज शेड्यूल के हिसाब से आने वाले कैश फ्लो की पीवी का डिफरेंस तो किस में से कट जाएगा, लोन में से। एंट्री लिख के छोड़ देना, कैश में तो इतना आएगा 2 लाख, लेकिन लोन इतना कटेगा, तो बाकी प्रीपेड सैलरी। अब प्रीपेड सैलरी का अकाउंट देख लो, पहले क्या चल रहा था, टू कैश। अब वो 5 सालों में राइट ऑफ कर देते, तो पहले साल भी इसका डिवाइड बाय 5, दूसरे साल भी इसका डिवाइड बाय 5, तो 2 सालों में राइट ऑफ हो गया, इतना आ गया था वो। अब क्या आ गया, ये वाला बैलेंस यहाँ आ गया, तो ये क्रेडिट हो गया। तो अब ये बैलेंस क्या हो जाएगा, कम। और अब आगे 5 साल चलेगा ही नहीं, कितने साल चलेगा, 2 साल ही। तो अब जो भी है हो गया, आगे 2 सालों में राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि पहले 5 साल चलना था। अब कितने साल जी चलेगा, एक इंस्टॉलमेंट उसने एडवांस कर दी, तो क्या चलेगा, 2 साल। और ये वाला बैलेंस अब कितना आ जाएगा कटने के बाद, 358,673 आ जाएगा। अब आगे इस पर क्या लग जाएगा, 12% इंटरेस्ट, और लोन कितना आएगा, 2 लाख प्लस 4%, 4 लाख का 16,000। मतलब अब कैश फ्लो कितने आएंगे, ये वाले 216 और 28 बाय साइड। अब आपको एग्जाम में क्या करनी होती है, जनरल एंट्रीज पूछी थी इसने क्वेश्चन में, तो आपको क्या करनी होगी, जनरल एंट्रीज। तो इसने पहली एंट्री क्या करी, लोन टू कैश, प्रीपेड सैलरी टू बैंक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने एंट्री क्या सिखाई आपको, स्टाफ लोन के डेबिट में क्या डाल दिया, टू इंटरेस्ट, और बाय में क्या डाल दिया, कैश। इसने उसको नेट कर दिया। हमने एंट्री क्या डाली, स्टाफ लोन टू इंटरेस्ट और फिर कैश टू स्टाफ लोन, तो इसने स्टाफ लोन को नेट करके ये एंट्री डालता है। और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस मतलब P&L में डाल दिया प्रीपेड कॉस्ट का 1/5। दूसरे साल भी उसको नेट कर लिया। ये इसको क्या करता है, एंट्री क्या डलती है, दो एंट्री है, स्टाफ लोन टू इंटरेस्ट, कैश टू स्टाफ लोन, इन दोनों को क्या कर लिया, नेट कर लिया। तो एंट्रीज ऐसे डालते हैं, ऐसे ही डाल देना, रिस्क मत लेना। अब आगे बैंक में आ गया कितना, 2 लाख। ये अमाउंट कैसे आई अभी तुम्हें बताया, तो ये किससे आ गई, बैलेंसिंग फिगर्स। अब आगे भी ये चलता रहेगा। इलस्ट्रेशन 1, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन वाला कर रहे। ए लिमिटेड इशूड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी टू अ होल्डिंग कंपनी एच जेड लिमिटेड। तो ए लिमिटेड ने इशू किए हैं जेड ने, जेड को, किसके लिए, फाइनेंशियल एसेट। ए ने इशू किए, रुपए लिए, तो ए तो एंट्री क्या डालेगा, कैश टू, जेड की एंट्री डालेगा नालायक। तो किसके लिए फाइनेंशियल एसेट, जेड के लिए। अभी हमने लाइबिलिटीज डिस्कस ही नहीं की है, तो मतलब जेड की। अब क्या क्या है बताओ, 1 अप्रैल से लेकर 5 ईयर्स तक का है, तो ये दे दी इसने डेट, ना भी देता तो क्या, 5 साल दे दिया तो ये अपने आप निकल जाती। फिर टोटल पीरियड 5 साल है, कोई लड़की है भयंकर, यहाँ भी बताया, यहाँ जोड़ के बताया या फिर बताया। वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने का है, पता नहीं कितने करोड़ है, गिन के बताओ। डिविडेंड रेट 0.0001%, तो ये क्या है, ऐसे है। तो कुल मिला के डिविडेंड फ्री प्रेफरेंस शेयर इशू की है, मार्केट रेट इतने की है, और ये पी फैक्टर। तो अब बताओ इसकी फेयर वैल्यू कैसे निकालेगा जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड को कितने 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, कब, 5 साल बाद। जेड लिमिटेड ने अभी कितने दिए, 10 करोड़, और वापस भी कितने मिलेंगे, 10 करोड़, 5 साल बाद। मैं जेड लिमिटेड हूँ, बताओ बिना डिविडेंड के क्यों किसी के शेयर खरीदूं, मैं जेड हूँ और सामने ए है, वो कह रहा है कि मैं डिविडेंड दूंगी ही नहीं। 0.0001% का मतलब क्या है, ना के बराबर है। तो मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी सब्सिडरी है, और कोई होता मैं नहीं देता। आप देखो सस्ते किसको दोगे, जब कोई ना कोई रिश्ता होगा। पिछली बार सस्ता किसको दिया था, स्टाफ को। अब की बार कौन है, सब्सिडरी है मेरी, रिलायंस ने जियो को दिए।
तो अब रिलायंस एंट्री क्या डालेगा, 2 कैश तो कितना लगेगा, 10 CR। फाइनेंशियल एसेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश है 10 करोड़ का, लेकिन वो क्या है 5 साल बाद है, तो उसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए उसकी क्या निकालनी पड़ेगी, पीवी। तो कितनी आएगी वो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गई इतनी। तो अब एंट्री क्या डालेंगे हम, लोन टू बैंक, तो लोन तो इतने से आएगा, बैंक इतने से आएगा। पिछली बार डिफरेंस डिफरेंस ये नहीं कहता कि आपने क्या सोचा कहाँ डालना है, डिफरेंस ये कहता आप खुद सोचो, आप जानो आपका काम जाने। मेरे लिए तो फाइनेंशियल एसेट इतने से आएगी, ये क्या है फाइनेंशियल एसेट, और ज़्यादा दिया है तो बाकी क्या है, अब होल्डिंग सब्सिडरी को रुपए दे रहा है, और तो होल्डिंग सब्सिडरी में क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर। स्टाफ के केस में किस में डाला था, सैलरी में, और ये क्या है इन्वेस्टमेंट। अब ये लोन रिसीवेबल का अकाउंट कैसे चलेगा, डेबिट में आ गया कितना, 567 वाला, ये आ गया। टू इंटरेस्ट, किस रेट से डिस्काउंटिंग की थी हमने, 12% से, तो इस अमाउंट का 12% आ जाएगा। बाय कैश कुछ आएगा ही नहीं, सस्ता है या बिल्कुल ही फ्री है, फ्री है, तो सीडी। फिर अगली बार बैलेंस बीडी पर इंटरेस्ट, बाय कैश आएगा ही नहीं, तो फिर लोन रिसीवेबल में क्या एंट्री डलेगी, बस टू इंटरेस्ट, तो लोन रिसीवेबल टू इंटरेस्ट कितना लगा दिया, ये इतना। अगली बार किस पर आएगा इंटरेस्ट, दिस प्लस दिस, तो वो उसने चार्ट बना ही रखा है। ये क्या हो गया, लोन रिसीवेबल टू कैश, फिर लोन रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, क्लोजिंग बैलेंस ये आ गया, बाय बैलेंस सीडी। अगले साल टू बैलेंस बीडी में ये आ गया, फिर टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। तो ये चार्ट पहले बनाने से क्या होगा, बार बार एंट्रीज में अमाउंट की दिक्कत नहीं पड़ेगी, तो ये एंट्री तो क्या होती रहेगी, लोन रिसीवेबल टू इंटरेस्ट, ऐसे करके लोन रिसीवेबल कहाँ तक पहुंच जाएगा, 10 करोड़ तक, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कैश टू लोन रिसीवेबल। पक्का समझ गए। तो ये जितनी भी अकाउंटिंग अभी तक हमने करी वो किसके करी, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट के, किसकी करी, अमोर्टाइज कॉस्ट की। और मैं तुम्हें बोला कि इनके ऊपर किसके क्वेश्चन ही नहीं है, ओसीआई के और पी इंडल के, वो मैंने तुम्हें किस में बताया, स्टार्टिंग में एग्जांपल में बता दी। इलिस्ट्रेशन 25 कर रहे हैं बच्चों, ये कौन सी यूनिट है, स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग सेकंड। ए लिमिटेड हैज मेड अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ए लिमिटेड ने क्या किया, सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया किसी को, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, फाइनेंशियल एसेट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। 1 अप्रैल को दिया, 31 मार्च को क्या लेके हम वापस ले लेंगे। लीज पीरियड कितना है, 5 साल, फिर से वही बात, 5 साल दे दी, डिस्काउंट रेट 12% ही है। तो अब बताओ, मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, कोई चीज लीज पर ली, उसका कितने रुपए का, 10 लाख का, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू क्या है, इसकी पीवी, तो ये आ जाएगी 56742, 56 लाख, मतलब 10 लाख है क्या, तो ये आ जाएगी। तो बाकी डिफरेंस किस में जाएगा, एस कहता है मुझे नहीं पता, 5 6 समथिंग आ गई। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो क्या हो गया, आप लीज पेमेंट तो करोगे ही करोगे, लीज पेमेंट एक्स्ट्रा आपकी, क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि आपने 10 लाख दिया, जिसके अगेंस्ट वापस एक तरह से यही आएगा, कोई जगह लीज पर लिया, कोई प्लांट लीज पर लिया, कोई स्टॉक लीज पर लिया, मतलब कुछ स्टॉक तो क्या, कोई एसेट लीज पर लिए, तो टू कैश इतना, अब वापस जो आएगा उसकी फेयर वैल्यू तो इतनी है, तो बाकी एक्स्ट्रा क्यों दिया है तुमने, लीज पेमेंट की है, तो वो इसलिए किस में जुड़ जाएगा, आरओयू में। एस कौन से के बाद समझ में आएगा, 116 के बाद, तो ये किस में जुड़ जाएगा, आरओयू में। डिफरेंस एस कहता है, आप अपने आप से सोच लेना, ठीक है। आप समझ रहे हो ना कि किराया ज्यादा लग गया आपके, भाई मैं इस बिल्डिंग का किराया देता हूँ 1 लाख, प्लस इसके अलावा उसने मुझसे शुरू में कितना ले लिया, 10 लाख, और जो देगा 5 साल बाद, तो मेरे 10 लाख रुपए 5 साल वो यूज करेगा, तो एक तरह से किराया ज्यादा दिए हैं, तो कितने ज्यादा दिए हैं, वो 5 साल बाद जो देगा उसको सही वैल्यू तो यही है, तो मुझे इतना ही सिक्योरिटी डिपॉजिट देना चाहिए, ज्यादा दिया है तो वो मैंने किराया दिए हैं, और किराया किस में डेबिट हो जाएगा, आरओयू। सिक्योरिटी डिपॉजिट पर अगले साल क्या लग जाएगा, इंटरेस्ट। सिक्योरिटी डिपॉजिट का अकाउंट कैसे चलता रहेगा, टू इंटरेस्ट बाय कैश कुछ आना नहीं है, तो टू इंटरेस्ट लग लग के वो कहाँ तक पहुंच जाएगा, 10 लाख तक। तो लास्ट ईयर की एंट्री पूछी है इसने, और फर्स्ट ईयर की पूछी, तो फर्स्ट ईयर की तो ये आ गई, और लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा, वो चार्ट बनाना ही पड़ेगा तुम्हें, और फिर बैंक टू सिक्योरिटी डिपॉजिट। पक्का बच्चों, अब देखो फाइनेंशियल एसेट कैसे कैसे बात हुई थी,
कैश, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश पहले मतलब देखा था, फिर मैंने कहा था हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं, किसकी नहीं सीख रहे, डेरिवेटिव्स की और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की, बाकियों की है। अब बाकियों में भी मैंने जितनी भी अकाउंटिंग करी, पहले मैंने तुम्हें अपना एग्जांपल ले दिया था डिवेंचर का तीनों से, लेकिन हमने सारी की सारी कौन सी करी है, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो लास्ट तक हम कलेक्ट करेंगे। चाहे हमने सब्सिडरी को दिया है तो लास्ट तक हम रखेंगे, हम बीच में उसको बेचेंगे नहीं। अभी दिया था ना सब्सिडरी को सस्ता पैसा, स्टाफ को दिया है तो वो रुपए हम आगे नहीं देंगे। और तीसरा क्या था, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाला, तो ये भी मैंने उसको दिया है और मैं ही लास्ट तक क्या करूंगा, कलेक्ट। हालांकि लास्ट में आना ही क्या है उसका, पास प्रिंसिपल ही आने। ये वाला कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बना के बता दी, ठीक है। अब फटाफट से बता दो, इन दोनों में क्या चाहिए होती है, AIR। इन दोनों में क्या चाहिए होती है, फेयर वैल्यू। इसमें क्या होता है, इन दोनों में ट्रांजैक्शन कॉस्ट किसके थ्रू सब्स्यूम होती है, AIR के थ्रू। और इसमें क्या होता है, अलग से P&L में जाएगी। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की। अब हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं बच्चों, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट का मतलब, मेरे पास, मैं रिलायंस हूँ, मेरे पास टाटा का शेयर है ये फाइनेंशियल एसेट, लेकिन इसमें अब कोई कुछ चेक नहीं करना, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो टेस्ट, बिजनेस मॉडल टेस्ट, इसकी अकाउंटिंग के तरीके अलग है। पहले ये देखो ट्रेडिंग के लिए है या कोई और पर्पज है। रिलायंस ने टाटा का शेयर क्यों खरीदा, ट्रेड करने के लिए, महंगा होगा बेच दूंगा। तब क्या होगा, FVTPL अकाउंटिंग। सिर्फ कौन सी अकाउंटिंग, FVTPL। और FVTPL में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहाँ जाएगी, P&L। और ट्रेडिंग पर्पज नहीं है, ठीक है। क्या पर्पज नहीं है, ट्रेडिंग, होल्ड करेंगे। तो आपकी इच्छा है जो कर लो, लेकिन एक बार OCI ले लिया तो वापस P&L में नहीं जाना। एक बार OCI ले लिया तो वापस कहाँ नहीं जाना, P&L में। और ये नॉन रिक्लासिफाइबल है। नॉन रिक्लासिफाइबल का मतलब, जो गेन, जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर खरीदा, आगे 110 का हो गया, FVTPL है तो एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश, और आगे क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट टू P&L, बात ही खत्म, 10 का, ठीक है। P&L की बजाय FVOCI ले लिया आपने। FVOCI कब ले सकते हो आप, ट्रेडिंग पर्पज ना हो तब आप चुन सकते हो, पर्पज ट्रेडिंग है तो चुनना ही नहीं है, तब तो क्या रहेगा, P&L, पक्का। अब क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, OCI में पड़ा हुआ रहेगा। फेयर वैल्यू चेंज कहाँ पड़ा रहेगा, बैलेंस शीट में। और एंड में ये सीधा कहाँ जाएगा, रिटेन अर्निंग में, ये P&L के थ्रू नहीं जाएगा, ठीक है। और एक बार किसी इंस्ट्रूमेंट के लिए ये ले लिया तो वापस जिंदगी में कभी क्या नहीं ले सकते, FVPL नहीं ले सकते। ये रास्ता यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, बंद है OCI के बाद, पक्का। समझ गए बात को, बोलो। और इसमें AIR DIR कभी निकल ही नहीं सकती, क्यों नहीं निकल सकती, आगे क्या आएगा हमें पता ही नहीं है। इक्विटी शेयर से रेजिडुअल बचता है लास्ट में। रिलायंस के पास टाटा के शेयर है तो क्या पता टाटा कब बंद हो, कब हमें मिले। हम बाजार में बेचेंगे, टाटा तो बंद होनी नहीं है, तो हम बाजार में बेचेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ पता ही नहीं। इंटरेस्ट भी क्या है, फिक्स नहीं है, मतलब डिविडेंड मिलता है वो भी क्या है, उसके प्रॉफिट के हिसाब से। और वो भी प्रॉफिट ज्यादा है तो भी दे ना दे, तो इसमें आप निकाल नहीं सकते कि किस रेट से इक्वेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आगे आने वाले कैश फ्लो ही नहीं पता। समझ गए क्या, इसके क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। ए लिमिटेड ने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया, कितने रुपए, 10,000। 500 रुपए की क्या लगा दी, ट्रांजेक्शन कॉस्ट, कहाँ जाएगा, P&L में। 31 मार्च को फेयर वैल्यू कितने की होगी, 11,200। मार्केट रेट से हमें कोई मतलब नहीं है, 5 जनरल एंट्रीज, पक्का। कौन सा लगाना है आपने, FVTPL। क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है लेकिन आपको क्या, पेपर में देगा, ठीक है। यहाँ इसने हेडिंग में डाला हुआ है, हेडिंग थोड़ी आएगी, साहब कुछ ना कुछ हिंट देगा कि ट्रेडिंग पर्पज है या ट्रेडिंग पर्पज नहीं है, लेकिन हमने क्या चुना है, FVTPL। इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट टू बैंक, ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो सीधी कहाँ चली जाएगी, P&L में। इन्वेस्टमेंट अगले साल 10,000 का कितना हो गया, 11,200, तो 1,200 बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट डेबिट टू गेन, गेन को कहाँ भेज दिया, P&L में, FVTPL। अगला क्या है, फिर से 19% स्टेक खरीदा है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होते हैं एसोसिएट आ जाते हैं, दूसरे स्टैंडर्ड आ जाएंगे। 5 लाख है, और वैसे भी 20 पे आता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। इन्वेस्टमेंट कितने का खरीदा है मैंने, 10,000, इक्विटी शेयर कितने के, 5 लाख के। और लास्ट में रेट कितनी होगी, लास्ट में मतलब बाद में 45। इरिवोकेबल ऑप्शन इसने लिया है, कौन सा, OCI वाला। ये हमें पता ही है इरिवोकेबल होता है। इन्वेस्टमेंट टू बैंक कितने का आ गया, 5 लाख। अब आगे वैल्यू कितनी होगी, 10,000 इंटू 45। प्रॉफिट के बजाय क्या हो गया, लॉस, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया, लॉस हो गया। P&L में जाएगा नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व में पड़ा रहेगा। बैलेंस शीट में क्या पड़ा रहेगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में फेयर वैल्यू चेंज में नेगेटिव फिगर पड़ा रहेगा, पक्का। जब भी बेच देंगे तब भी ये P&L में नहीं जाएगा, ये सीधा कहाँ से माइनस होगा, रिटेन अर्निंग।
तो इसका जो भी प्रॉफिट लॉस एक्यूमुलेट होता रहेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस में, इन इक्विटी में, वो कहाँ जाएगा लास्ट में, रिटेन्ड अर्निंग में, कभी भी P&L में नहीं जाएगा। बच्चों ये इंस्ट्रूमेंट वाइज लेना है। इंस्ट्रूमेंट वाइज का मतलब मेरे पास रिलायंस, मैं रिलायंस हूँ, टाटा का शेयर है, HDFC का, ICICI का, तो टाटा पे कुछ ले लिया, HDFC पे कुछ ले लिया, चलेगा? यस, इंस्ट्रूमेंट वाइज लेने, आपकी इच्छा, मतलब टाटा पे FVTPL लगाओ और उस पर क्या लगाओ, FVOCI, चलेगा, ठीक है। और वो कैसे देखते हैं हम, बाकी फाइनेंशियल एसेट का बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल इस पोर्टफोलियो को किसके लिए रखा हुआ है, इस पोर्टफोलियो को किसके लिए, पक्का? बिजनेस मॉडल एक से थोड़ी होता है, वो तो कईयों से होता है, लेकिन इक्विटी वालों का कैसे लेना आपका, इंस्ट्रूमेंट वाइज। इलिस्ट्रेशन 28, XYZ लिमिटेड है, इंडिया में अनकॉर्पोरेटेड है, इसने कितने का लोन दिया, 10 लाख को अपनी सब्सिडरी को। अगर लोन रीपेबल है कब, डिमांड पे, और दूसरा क्या है, 3 साल के बाद है, और करंट रेट कितनी है, 10%। और लोन कब है, जब सब्सिडरी के पास, बेचारे के पास क्या आ जाए, फंड आ जाए। देखो अगर कोई चीज़ डिमांड पर रीपेबल है तो भले ही मैं डिमांड 10 साल बाद करूं, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, उतनी है। जैसे मेरे बैंक में सेविंग अकाउंट में रुपए जमा है 10,000 रुपये, अब मैं चाहे 3 साल बाद निकालूं, साल बाद निकालूं, 6 महीने बाद निकालूं, लेकिन निकाल तो मैं कभी भी सकता हूँ। तो अब आप, बैंक भी तो क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, तो उसको आप पीवी पर नहीं लाओगे, क्यों नहीं लाओगे, क्योंकि कल भी तो निकाल सकते हो। तो आप नहीं निकाले वो अलग बात है, लेकिन ऐसा एक तो है कि मेरे 10 लाख रुपए जमा हो गए और वापस मिलेंगे ही कब, 5 साल बाद, सिक्योरिटी डिपॉजिट, तब क्या होगा, उसकी फेयर वैल्यू कम है। लेकिन आप तो कल भी निकाल सकते हो, तो फिर इसकी फेयर वैल्यू कितनी है, 10 लाख। तो जब डिमांड पर ही है तो क्या होगा, बोलो, अमाउंट ऑफ लोन गिवन पर ही आएगा। तो फेयर वैल्यू क्या होगी, अमाउंट ऑफ लोन गिवन, तो क्या होगा, इंटरेस्ट एक्रू करेगी नहीं, होल्डिंग कंपनी क्या एंट्री डाल देगी, इन्वेस्टमेंट टू कैश 10 लाख, कोई इंटरेस्ट नहीं। और 3 साल बाद है, तब 3 साल बाद की है तो क्या होगा, पीवी निकाल लेंगे, इतना लोन हो गया, बाकी क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, पक्का। और सब्सिडरी की एंट्रीज तो फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है जो बाद में देखेंगे। और तीसरा क्या है, जब सामने वाले के पास क्या हो, फंड होगा तभी देंगे। पहला केस मैंने तुम्हें दिया, मेरे को जब जरूरत पड़ेगी मैं मांग लूंगा। तीसरा केस क्या है, जब तुम्हारे पास आ जाए तब तुम दे देना। तो ये डिमांड पर नहीं है, ये तो लेट हो सकता है, तो मुझे इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, पीवी। तो आपको एस्टिमेट ही करना पड़ेगा कि सब्सिडी के पास कब तक फंड आ जाएगा। तो हम आइडिया लगाएंगे कि सब्सिडी के पास फंड मान लो 3 साल बाद आता है, तो फिर ये किसके जैसा हो जाएगा, सेकंड केस के जैसा। 4 साल बाद आता है तो उसकी पीवी क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, पक्का। तो मैंने इसको लोन दिया, मैं जब चाहूँ वापस ले लूंगा, तब क्या है, लोन टू बैंक 10 लाख ही होगा, मेरी डिमांड पर है। मैंने इसको लोन दिया, 3 साल बाद लूंगा, तो लोन कितने का आएगा, 10 लाख की पीवी, बाकी क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। और मैं कह रहा हूँ कि जब तुम्हारे पास हो तब तुम दे देना, तो मैं अपनी अकाउंटिंग कैसे देखूंगा कि तुम्हारे पास कब तक आ जाएंगे, एस्टिमेट करना पड़ेगा, ठीक। देखो अब इनिशियली A to Z फाइनेंशियल एसेट किस पर लानी है, फेयर वैल्यू पर, चाहे अमोर्टाइज कॉस्ट अकाउंटिंग है तो भी किस पर लानी है, फेयर वैल्यू पर। अब मैंने मार्केट से एक डिवेंचर खरीदा, तो मैंने मार्केट से खरीदा है तो क्या होगा, ट्रांजेक्शन प्राइस ही क्या होगा, फेयर वैल्यू। मैंने एग्जांपल लिया था ना पहले वाला, 1,01,000, सबसे पहले एग्जांपल जो दिया था, तो वही उसकी फेयर वैल्यू मानी थी हमने। स्टाफ लोन को दिया था, स्टाफ को लोन दिया था, तो फेयर वैल्यू क्या निकाली थी, आगे आने वाले कैश फ्लोज की पीवी। सब्सिडरी को दिया तो भी वही निकाला, सिक्योरिटी डिपॉजिट में। तो ये ऑफ मार्केट थे, ऑफ मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट में थोड़ी होते हैं। मैंने तुम्हें लोन दिया, अब मुझे इनिशियली इसको किस पर लाना है, फेयर वैल्यू पे। तो फेयर वैल्यू कहाँ से निकालूं मैं, बाजार में थोड़ी देते हैं स्टाफ को लोन, उसकी रेट निकल जाए, डिवेंचर्स की निकल सकती है, डिवेंचर फाइनेंशियल एसेट है। तो अगर वो है तो ट्रांजेक्शन प्राइस। अब यहाँ पर फेयर वैल्यू आप खुद निकाल रहे हो, तो फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, एक इंडेक्स 113 करेंगे, उसमें लेवल 1 इनपुट होते हैं, लेवल 2 होते हैं और लेवल 3 होते हैं। तो लेवल 1 बिल्कुल इनपुट कौन से होते हैं, मार्केट जनरेटेड डेटा से। तो अगर मार्केट जनरेटेड डेटा से निकाला है तो इनिशियल डिफरेंस, मैंने बोला ना एस कुछ नहीं बोलता, वो कहता है अगर लेवल 1 से निकाला है ना, तो क्या कहाँ जाएगा वो, P&L में। बट लेवल 1 नहीं लिया है, तब आप अपने आप से देखो असेट या कुछ कैसे करना है। तो हमने जब स्टाफ को लोन दिया था, तो पीवी कहाँ से आई थी, मतलब प्रेजेंट वैल्यू निकाल गई तो फेयर वैल्यू निकाली थी, ऐसा मार्केट में तो कहीं होता ही नहीं। और हमने अपनी मर्जी से ही स्टाफ की डिस्काउंट रेट मान ली और ये सब, तो ये लेवल 1 इनपुट नहीं है। देखो लेवल 1 इनपुट क्या है, मैं अपने इक्विटी शेयर की फेयर वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो मार्केट में क्या हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से रेट देखा, तो वो क्या है, लेवल 1 इनपुट। मैं अपने डिबेंचर की देख रहा हूँ, तो मैंने मार्केट से देख लिया। लेकिन मैं अपने स्टाफ लोन को दे रहा हूँ, तो वो तो मार्केट से तो कोई जनरेटेड ही नहीं है, तो ये लेवल 1 इनपुट नहीं है।
तो लेवल 1 इनपुट होता तो कहाँ जाता डिफरेंस, हमेशा ही पी में। लेवल 1 नहीं है तब आप अपने आप से सोच लो। तो अब इसकी थियरी लिखनी है इलिस्ट्रेशन 21 की, कि मैंने 3 साल के लिए क्या दिया है, कंटेनर मेरे जाते हैं किसके पास, कस्टमर के पास। मैं मान लो घी बेचता हूँ तो घी किस में जाता है, कंटेनर्स में। तो फिर कंटेनर टूट वूट ना जाए तो कस्टमर मुझे क्या दे देते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देते हैं, कि मैं कहीं उन्होंने कंटेनर तोड़ दिया था मैं उसको फॉरफिट करूंगा, नहीं तो कंटेनर वापस हो जाएगा। तो 10,000 पर कंटेनर है और 3 साल का टर्म है, तो उसकी पीवी निकाल ली तो क्या करूंगा मैं, 8163। तो जिसने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो क्या एंट्री डालेगा, 8163 उस सिक्योरिटी डिपॉजिट की फेयर वैल्यू है, टू कैश कितने का आएगा, 10,000। अब इसने ये कहाँ से निकाली है, कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट का मार्केट जनरेटेड डेटा तो है नहीं, तो लेवल 1 से निकालिए या अदर देन लेवल 1 से। तो इसको क्या मान लो, प्रीपेड रेंट मान लो। ठीक है क्या, कि कंटेनर का, अब मैं तुम्हें घी बेचता हूँ, ठीक है, मैंने तुमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, अकाउंटिंग तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारे लिए फाइनेंशियल एसेट है, मेरे लिए तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। अब मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मेरा क्या ले जाओ, कंटेनर ले जाओ, खाली हो जाए वापस ले जाया करो, फिर भरा कर ले जाया करो, जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करोगे तब क्या होगा, आप मेरे को मेरा कंटेनर दे देना, मैं आपको आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दूंगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, कंटेनर फ्री में दिया है, फ्री में कैसे दिए, आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे पास आ गया, आपके 10,000 ब्लॉक हो गए, आपको 3 साल बाद मिलेंगे, उस पर मैं ब्याज कमाऊंगा। तो आप कहोगे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट फाइनेंशियल एसेट तो इतने की है, बाकी कंटेनर का किराया लगा है। क्यों लगा है, क्योंकि ये लेवल 1 से तो होता, मार्केट जनरेटेड होता तो कहाँ जाता, पीएनएल में। भाई मार्केट जनरेटेड कैसे, फेयर वैल्यू पर आपको साफ साफ बताया, फेयर वैल्यू ये है, वो क्या होता है, लेवल 1 इनपुट। तो मैंने बाजार से एक डिवेंचर 1,01,000 का मिलता है, मेरे को साफ साफ पता है यही फेयर वैल्यू है, तो लेवल 1 इनपुट है। और मैंने दीपक से कितने में ले लिया, 1,05,000 में, 1,01,000 का 1,05,000 में, दीपक मुझे जानता था, तो मैं किस पर रिकॉर्ड करूंगा, फेयर वैल्यू पे। तो डिबेंचर कितने का आएगा, 1,01,000। और साफ साफ फायदा कमाया मैंने, दीपक को रुपए क्या दिए, कम। तो साफ साफ वो कहाँ जाएगा, पी इंडल में। तो जब आपको पता है कि लेवल 1 इनपुट है, ये बिल्कुल खरी फेयर वैल्यू है और पैसे कम ज्यादा दिए हैं, तो वो कहाँ जाएगा, पी इंडल में। लेकिन ये खुद ही नहीं पता लेवल 1 इनपुट है या नहीं, तो हो सकता है दूसरी चीजों का पैसा हो, तो वो आप सोच। तो ये कंटेनर का क्या है, किराया। पक्का। तो अगर दिस फेयर वैल्यू इज बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट, तब क्या होगा, डिफरेंस विल ऑलवेज बी ट्रांसफर टू पी इंडल। ठीक है। इफ दिस फेयर वैल्यू इज नॉट बेस्ड ऑन लेवल 1 इनपुट, तब क्या होगा, आप सोचो, कोई कोई और सेट क्वालिफाई हो सकती है तो ठीक है, और नहीं तो कहाँ चला जाए, पे इंडल। तो हमने हर केस में माना है कि कोई और एसेट है, जैसे स्टाफ को सैलरी दी, स्टाफ को लोन दिया, तो उसकी पीवी निकाल के फेयर वैल्यू निकाली है, कोई मार्केट जनरेटेड डेटा तो था नहीं कि इस तरह के लोन की फेयर वैल्यू क्या होती है, तो क्या होगा, प्रीपेड सेलिंग वाली। अपने सब्सिडरी को सस्ता लोन दिया, तो होल्डिंग सब्सिडरी को सस्ता लोन दे रही है, तो डिफरेंस किस में डाल दिया, डीम्ड इन्वेस्टमेंट मान लिया हमने, कि हमने सब्सिडरी में क्या किया, इन्वेस्टमेंट जो कम, मतलब वापस कम जो आएगा। समझ गए, सिक्योरिटी डिपॉजिट में हम क्या मान लेते हैं, आरओयू या प्रीपेड रेट। पक्का। तो इस क्वेश्चन की थियरी में लिखा हुआ है कि डिपॉजिट अगर लेवल 1 का लिया जाए तब क्या होता है, डे 1 डिफरेंस कहाँ जाता है, पीएनएल में। और लेवल 1 का नहीं लिया जाए तो कहाँ जाता है, कोई और एसेट बन सकती है, जाएगा पीएनएल में, अगर नहीं कोई और एसेट ना बने तो। तो इसमें हमने, इसने क्या बोल दिया, प्रीपेड रेंट मान लो इसको, आरओयू मान लो। पक्का। अभी इतना ही करेंगे, बाय बाय, लव यू सो मच।